नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में क्या लगेगा पूर्ण लॉकडाउन, विशेषज्ञों ने जताई सहमति, सीएम उद्धव के सख्त फैसले पर टिकी नजरें। बता दें कि भारत कोरोना वायरस महामारी की भयानक लहर का सामना कर रहा है। संक्रमण के प्रसार पर काबू पाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें लगातार उचित कदम उठा रही है। इसी बीच सबकी नजरें कोरोना से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र पर है। राज्य में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अब 15 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का विचार कर रही है। इस क्रम में रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री नवाब मलिक ने रविवार को बताया कि कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ हो रही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक में सभी की निगाहें महाराष्ट्र में 15 दिनों के लॉकडाउन के फैसले पर टिकी है। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर कोविड टास्क फोर्स के विशेषज्ञों ने भी सीएम ठाकरे के फैसले पर सहमति जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन से कोविड-19 के प्रसार चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। बता दें कि शनिवार को महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 33,43,951 पर पहुंच गया था, जबकि अब तक 57,638 लोग महामारी की वजह से अपने जान गंवा चुके हैं। राज्य में कुल 5,36,682 सक्रिय मामले हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में इससे पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाई जा चुकी है और इस हफ्ते से वीकेंड लॉकडाउन भी लग गया है। लेकिन पिछले 3 हफ्तों से देश में रोजाना सामने आने वाली कोविड के नए संक्रमणों में जिस तरह से देश के करीब आधे केस महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन के चेन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी है। इसी वजह से दुनिया भर में ऐसे कदमों का हवाला देकर संजय राउत ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये सिर्फ महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बता दें कि बंगाल में आज अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, नदिया जिले में रोड शो से की शुरुआत। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चुनावी मैदान में कूद पड़े। अमित शाह रविवार को बंगाल में 6 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें से 3 में तो अमित शाह रोड शो को संबोधित करेंगे। बंगाल में अमित शाह के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की शुरुआत दोपहर 1 बजे के करीब पहले रोड शो के साथ हुई। अमित शाह ने पहला रोड शो नादिया जिले के शांतिपुर में किया। इसके बाद अमित शाह राणाघाट दक्षिण में एक और रोड शो करेंगे। जो कामरहाटी विधानसभा में मिशन बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बंगाल का धरती पुत्र ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के कामरहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बंगाल की जनता के सामने परिवर्तन का संदेश लेकर आए हैं। हम एक मुख्यमंत्री बदलकर दूसरे को बैठाने नहीं आए। एक पार्टी की सरकार बदलकर दूसरे पार्टी की सरकार लाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करना है। गृह मंत्री ने कहा कि दीदी 2 मई को खेला निश्चित होगा। भाजपा के 120 कार्यकर्ता मार दिए गए और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा सरकार बनने पर टीएमसी का एक भी कार्यकर्ता कभी नहीं मारा जाएगा और अगर मारा जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यह बंगाल का धरती पुत्र ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह का दावा कितना सच साबित हो सकता है? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि ट्रेन में सफर से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य। बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर बेकाबू होता जा रहा है। सरकार धीमे धीमे पाबंदियों की तरफ बढ़ने लगी है। इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वायरस के बढ़ते मामलों का असर फिलहाल रेल सेवाओं पर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने कहा है कि यात्री सेवाओं में कमी करने या रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। कई राज्यों से प्रवासी कामगारों के वापस लौटने की रिपोर्ट्स पर रेलवे ने कहा कि वो जरूरत के हिसाब से ट्रेन सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि जो सबसे बड़ा सवाल है और वायरल हो रहा है कि ट्रेन में सफर करने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत है, इसका जवाब भी रेलवे की तरफ से दे दिया गया है। रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में सफर के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की फिलहाल जरूरत नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से खास बातचीत में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन
सुनीत शर्मा ने कहा है कि रेलवे शॉर्ट नोटिस पर ट्रेनें चलाने को तैयार है। कोरोना वायरस के मद्देनजर कई राज्यों ने अपने स्तर पर गाइडलाइंस लागू की है, तो ऐसा हो सकता है कि यात्रियों को गंतव्य पर पहुंचने पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी हो। सुनीत शर्मा ने कहा कि गर्मियों में भीड़ को देखते हुए हम कुछ ट्रेनें पहले ही शुरू कर चुके हैं, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शर्मा ने आगे बताया कि जिस जगह ट्रेन में सफर के लिए वेटिंग लिस्ट 120% के आसपास होगी, वहां भीड़ कम करने के लिए खास ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस दौरान 800 से अधिक लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, ट्रेनों में सफर करने पर क्या कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल चुनाव के हवाले से आ रही है। बता दें कि टीएमसी मंत्री फिरहाद हकीम का अमित शाह पर बड़ा हमला। बंगाल के लोग पढ़े लिखे, इसलिए ध्रुवीकरण से भाजपा नहीं जीतेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव में हिंसा भड़कने के बाद सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के राजनेता विपक्षियों पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। हकीम ने कहा कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण के द्वारा जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे इस कवायद में नाकाम साबित होंगे। बंगाल के लोग बुद्धिमान है, यहाँ भाजपा की दाल नहीं गलेगी। बता दें कि रविवार को बशीरहाट दक्षिण में आयोजित एक रैली में गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ युवाओं ने ममता दीदी के बहकावे में आकर बूथ पर हमला कर दिया, सीआईएसएफ के हथियार छीनने का प्रयास किया। सीआईएसएफ को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवाओं की जान चली गई। मैं पूछना चाहता हूं, युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों की? ममता बनर्जी पर आरोप जड़ते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ ही दिन पहले उसी सीट पर ममता दीदी की बैठक थी। दीदी ने उसमें सरेआम ऐलान किया कि युवाओं और महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो और उन पर हमला करो। दीदी आप तो कहकर चली गई, मगर आपके कारण उन 4 युवाओं की मौत हो गई। अमित शाह ने अपने संबोधन में आगे कहा कि उसी विधानसभा में उसी दिन सुबह भाजपा के कार्यकर्ता की टीएमसी के गुंडों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। दीदी आप इन 4 लोगों के लिए तो आंसू बहाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपा के जिस 5वें कार्यकर्ता की मौत हुई उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा कि दीदी बौखलाई हुई है और हर दिन ये बात करती हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें। दीदी जब जनता मुझे कहेगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर आप इस्तीफा तैयार रखो, 2 मई को आपको इस्तीफा जरूर देना पड़ेगा। बंगाल चुनाव में हो रही हिंसा देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल ने दिए लॉकडाउन के संकेत, कहा अगर ऐसा हुआ तो लेना पड़ेगा सख्त फैसला। बता दें कि देश में कोरोना वायरस का प्रकोप पिछली साल की तुलना में ज्यादा तेज हो रहा है। हालात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की सुगबुगाहट भी चल रही है, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि सरकार दिल्ली को लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई तो फिर वो ही एक मात्र विकल्प होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के सभी नागरिकों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अस्पताल जाने की अपील भी करूंगा जब जरूरी हो। वहीं सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आपको आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य कर्मचारी आपसे मिलने आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है और कोविड-19 के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को फिर से मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी पिछले 1 साल से लगातार सेवा कर रहे हैं। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए हमारे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में पर्याप्त बेड है, लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो हमारे पास शहर में फिर से लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी हुए कोरोना पॉजिटिव। बता दें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभुनाथ झा ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी की जांच रिपोर्ट में उनके कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। शुक्रवार देर रात तबीयत खराब होने के बाद 70 वर्षीय महंत को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र और सीमाओं के साथ ही सभी अखाड़ों में भी आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन जांच की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और संतों को सतर्कता बरतने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा जा रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। सीएम ने दवाइयों के सप्लाई के लिए ये आदेश दिए।
बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आने वाली यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हवाई मार्ग के साथ रेल मार्ग से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की 72 घंटे के भीतर की नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बिना नेगेटिव रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों की जांच और उन्हें एसओपी के अनुसार क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर या अस्पताल में रखने की व्यवस्था भी करने को कहा। उन्होंने प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सुचारू आपूर्ति के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस दवाई का उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ समन्वय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को हैदराबाद और महाराष्ट्र भेजा जाए। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बता दें कि कूच बिहार जाने से रोकने पर भड़की ममता बनर्जी, कहा मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी कूच बिहार में हिंसा में मारे गए लोगों के घर जाना चाह रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें रोक दिया था। जलपाईगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं रॉयल बंगाल टाइगर हूं। उन्होंने मुझे वहां यानी कूच बिहार नहीं जाने दिया। मैं उन लोगों से सिलीगुड़ी में बैठकर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ममता ने आगे कहा कि वे जानते हैं कि 4 चरणों में वे हार चुके हैं, इसलिए वे अब बंदूक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इन बुलेट और बदला वैलेट के रूप में देंगे। बता दें कि कूच बिहार में चौथे चरण के मतदान के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों पर फायरिंग की थी। इसमें 4 लोग मारे गए थे। घटना के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक कूच बिहार में किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के जाने पर रोक लगा दी है। इसके पहले ममता बनर्जी ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग को मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कहा था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का नाम बदलकर एमसीसी मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख देना चाहिए। बीजेपी अपनी सारी ताकत लगा सकती है, लेकिन दुनिया की कोई भी चीज मुझे अपने लोगों का दर्द साझा करने से रोक नहीं सकती। वे मुझे मेरे भाई और बहनों से मिलने से 3 दिन तक रोक सकते हैं, लेकिन चौथे दिन वहां जाऊंगी। दोस्तों, इन खबरों के बीच एक हैरान करने वाली खबर आ रही है। बता दें कि 5 साल की इस बच्ची को कहते हैं वंडर चाइल्ड। 105 मिनट में 36 किताबें पढ़कर बनाया रिकॉर्ड। बता दें कि आज के दौर में यह विचारधारा बन गई है कि बच्चों को ज्यादा संसाधन मिल जाते हैं, जिस वजह से वो अपना टैलेंट खो रहे हैं, लेकिन कई बार यह धारणा गलत साबित होती है। मौजूदा वक्त में पढ़ाई के अलावा डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में भी बच्चे जमकर कमाल दिखा रहे हैं। अब एक बच्ची ने जो काम किया है उसे दुनिया भी जानकर हैरान है। इसके अलावा उनका नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। बता दें कि जिस बच्ची की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कियारा कौर। वैसे तो कियारा भारतीय अमेरिकी है, लेकिन मौजूदा वक्त में वो संयुक्त अरब अमीरात में रहती है। उनके अंदर के टैलेंट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो 105 मिनट में 36 किताबें पढ़ लेती हैं, जिस वजह से लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया है। कियारा की उम्र अभी महज 5 साल है। 13 फरवरी को उन्होंने एक के बाद एक लगातार 36 किताबें पढ़ी, जिनमें उनको सिर्फ 105 मिनट का वक्त लगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभी तक उनकी नजर में ऐसा कोई बच्चा नहीं आया जो इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा किताबें पढ़ ले, जिस वजह से उन्होंने उसके नाम रिकॉर्ड दर्ज किया है। वहीं कियारा के इस टैलेंट को देखते हुए लोग इसे वंडर चाइल्ड नाम से बुलाने लगे हैं। कियारा के पिता तो चेन्नई के रहने वाले हैं, लेकिन उसका नाम अमेरिका में हुआ है। उसका जन्म अमेरिका में हुआ है। कियारा के माता पिता ने बताया कि उनकी बच्ची को शुरू से ही पढ़ने का शौक है। उन्होंने शुरुआत में इस बात को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जब उसका एडमिशन अबू धाबी के नर्सरी स्कूल में हुआ तो एक टीचर की नजर उस पर पड़ी, लेकिन तब तक कोरोना महामारी फैल चुकी थी, जिस वजह से स्कूल बंद हो गए। इसके बाद भी कियारा नहीं रुकी और वो घर पर किताबें पढ़ती रही। पिछले 1 साल में उसने करीब 200 किताबें पढ़ी है। इसी बीच उनसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कियारा का सपना डॉक्टर बनने का है। दोस्तों, इस बच्चे के हौसले और टैलेंट को मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, 2 शब्द कमेंट में इस बच्चे के लिए जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में एक और हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। बता दें कि 105 साल की करतार कौर ने कोरोना टीका लगवाकर पेश की मिसाल। दोस्तों, कोरोना के बेकाबू रफ्तार से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। केंद्र से लेकर तमाम राज्यों की सरकारें परेशान है। कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होते देख लगाम के लिए तमाम सरकारें शिद्दत से जुटी हुई है। इसी बीच आज से देश भर में कोरोना के खिलाफ टीका उत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 45 से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ अब भी टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में मोगा की 105 साल की करतार कौर ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर सबके लिए मिसाल पेश की है। करतार कौर ने अपने 80 साल के बेटे और 45 साल के अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ आज कोरोना का टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने 45 साल के देश के हर योग्य व्यक्ति को टीकाकरण करवाने और बचाव हिदायतों की पालन करने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा
कि भले ही कुछ लोगों के टीकाकरण की अभी बारी ना आई हो, उन्हें सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीका लगने के बाद उन्हें बुखार या कोई अन्य समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ व्यक्ति को किसी भी तरह की समस्या का कोई डर नहीं है। 105 साल की करतार कौर की इस हिम्मत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके उनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर में बड़े काम की एक खबर निकल के आ रही है। बता दें कि अब खरीदना नहीं पड़ेगा हेलमेट, यहां मिल रहा है मुफ्त। सरकार ने जारी किया आदेश। बता दें कि राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार के नए निर्देश के अनुसार 2 पहिया वाहनों के खरीदारों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक सड़क सुरक्षा बढ़ाने और मोटर चालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राजस्थान सरकार का यह कदम अहम साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इस प्रस्ताव में यह तय किया गया है कि राज्य में 2 पहिया वाहनों के डीलरों को मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदार को मुफ्त में हेलमेट प्रदान करना होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने फरवरी 2021 में ही राज्य में सभी नए 2 पहिया वाहनों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की घोषणा की थी। खबरों के अनुसार राजस्थान के परिवहन मंत्री ने राज्य में 2 पहिया वाहनों के डीलरों के साथ बैठक की और बाद में नए 2 पहिया वाहन खरीदने वालों को मुफ्त में हेलमेट देने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हेलमेट ISI चिन्हित ही होनी चाहिए। राजस्थान सरकार का यह फैसला जनता के हित में लग रहा है। क्या आपको लगता है कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के फैसले लेने चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो निकल के आ रही है कि 13 अप्रैल से शुरू होगा रमजान का मुकद्दस महीना। सऊदी अरब में कल नहीं दिखा चांद। बता दें कि रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत को दर्शाने वाला अर्ध चंद्राकार वाला चंद्रमा रविवार शाम सऊदी अरब में नहीं देखा गया। अब सोमवार यानी कि आज शाबान महीने का आखिरी दिन होगा और रमजान का मुकद्दस महीना मंगलवार से शुरू होगा। चंद्रमा दर्शन समिति सोमवार को फिर बैठक करेगी और चांद के दिखने की पुष्टि करेगी। वहीं खगोलीय गणना की भी माने तो पवित्र महीना UAE में मंगलवार 13 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग इस मौके पर पूरे महीने लोग सुबह से शाम तक उपवास करते हैं। फिर इफ्तार के बाद खास तरह की नमाज अदा की जाती है। बता दें कि लोग सुबह सुबह सेहरी खाकर उपवास की शुरुआत करते हैं और फिर रात में इफ्तार से उपवास खोलते हैं। गौरतलब है कि इस बार कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया में रोजेदारों को घरों में ही इबादत करने की सलाह दी जा रही है। भारत में भी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी ऐसी अपील की है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुसलमानों को रमजान के वक्त भी कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश के कई राज्यों में गर्मी चरम स्तर पर है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन 12-13 अप्रैल से मौसम में परिवर्तन होगा और यहां हल्की बारिश हो सकती है। तो वहीं देश के दूसरे राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी पानी की आशंका बनी हुई है, जबकि गुजरात और राजस्थान हीट वेव की चपेट में आ सकते हैं और यहाँ का तापमान 35 से 40 डिग्री तक जा सकता है। IMD ने पूर्वोत्तर के राज्यों समेत दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश की आशंका व्यक्त की है। बता दें कि विभाग ने कहा कि सर्दी गर्मी के कारण हर इंसान को स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक रहने की जरूरत है। लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचना होगा। वहीं दिल्ली NCR में भी मौसम में काफी तब्दीली देखने को मिल सकती है। आज यहाँ हल्की बारिश संभव है और इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है। तो वहीं उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में आज और कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद यहाँ आंधी पानी का दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।